पहले की वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, और तरह तरह के विद्युत चुंबकीय तरंगों को देखा, उनके आवृत्ति के क्रम को देखा, उनके उपयोग को देखा, और उसका क्वेश्चन हम लोग लास्ट के वीडियो में देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, तो जो उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद हमारा जो दूसरा जो था वो था मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंग किसे कहेंगे? तो भाई जिसका प्रोपगेशन होने के लिए यानी जिसका संचरण होने के लिए माध्यम अति आवश्यक हो, चाहे वो ठोस का हो, द्रव का हो या गैस का हो। फ्री स्पेस यानी वैक्यूम यानी निर्वात में वो गमन नहीं कर सकता, प्रोपगेट नहीं हो सकता, ऐसे किसी भी वेव को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग कहते हैं। मतलब इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता अनिवार्य है। ठीक, यानी कि कहाँ कहाँ जाएगा ये? तो भाई सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे, और गैसेस। इनके अलावा वैक्यूम में नहीं जा सकता। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि वैक्यूम में जाएगा, नहीं जाएगा भाई, वैक्यूम में ये प्रोपगेट नहीं हो सकता। मैकेनिकल वेव्स दो भागों में इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, पहला रहेगा हमारा ट्रांसवर्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग अलग अलग की तरंगे हैं। ठीक है, बट बेसिक डेफिनेशंस मैं थोड़ा सा अंतर बता के फिर इन दोनों को अलग अलग से डिस्क्राइब करना चालू करूंगा। ग्राफ वगैरह भी बताऊंगा। क्वेश्चंस आते हैं, आप हल्के में नहीं लीजिए, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। पढ़ना है आपको, फिजिक्स है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह भी आपको। और सबसे खूबसूरत बात होती है फिजिक्स की, आपको इसको एक बार बस समझना है। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। आप एग्जाम में सही क्वेश्चन टिक करके आइएगा, बट उसके लिए आप लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ी सी तो मेहनत चाहिए ही। एटलीस्ट आप इस वीडियो को शुरू किए हैं तो इसको ख़त्म कर लीजिए, आपको बस इतनी मेहनत करनी है। तो हम पहले पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में। ट्रांसवर्स के बारे में मैं जनरली थोड़ा बहुत बता दूं आपको, तो ये सॉलिड इन द सरफेस ऑफ लिक्विड यानी ठोस में और द्रव की सतहों पर ही क्या करते हैं? प्रोपगेट होते हैं। इनका गमन होता है या गमन करते हैं। ठीक है, द्रव की सतह या ठोसों पर, ठोसों में। अच्छा, जो लॉन्गिट्यूडिनल है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में प्रोपगेट होते हैं, संचरण करते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताना चाहूँगा अनुप्रस्थ तरंग का, तो अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है कि जल की सतह पे जो आप लोग लहरें बनती है, पत्थर वगैरह डालते हो, तो एक गोलाकार सा राउंड सा, और जो सतह पर बनता है वो बनता है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, इसके अलावा जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, वो इन स्प्रिंग में, और इसी में आपका हम लोग पढ़ेंगे जो मोस्ट तीसरा इस चैप्टर का दूसरा भाग है, साउंड, ध्वनि। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों में डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, मतलब अंतर देख रहे हैं कि अनुप्रस्थ तरंग किसको कहेंगे और अनुदैर्घ्य तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स किसको कहेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसको कहेंगे। तो देखिए सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में कि भाई ट्रांसवर्स में जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं वो परपेंडिकुलर मोशन करते हैं वेव के डायरेक्शन के मोशन के। ठीक, और इसमें क्या होता है कि उसी की दिशा में यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वेव क्या करते हैं वो लोग? वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। क्या? जो मीडियम है, मीडियम उसके पार्टिकल्स यानी कि उसके कण। अच्छा, वो कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। ठीक, वेव्स में, यानी कि ये मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ठीक है, वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब जिस दिशा में तरंग जा रही है, ठीक है, उसके लंबवत क्या करते हैं? कंपित होते हैं, ऊपर नीचे लंबवत। ठीक, लंबवत। और जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल की, अनुदैर्घ्य की, तो उसमें जिस दिशा में तरंग जा रही होती है यानी डायरेक्शन ऑफ वेव होता है, क्या करते हैं? ये उसी दिशा में, मतलब एक जगह होगा वहां पे ऐसे ऐसे क्या करते हैं ये लोग? कंपन करते हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। इसीलिए इसमें संपीड़न और विरलन देखने मिलता है, यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। बात करते हैं कि अब ये ट्रेवल कहाँ कहाँ करती है। ये तो इसका
आपका वो हो गया, समझाने का वो हो गया। डिफिनीशन अगर इसका मैं बोलूं, मैंने इसका बोल चुका है, तो इसका हो जाएगा द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन सेम डायरेक्शन। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स इन सेम डायरेक्शन। किसके सेम डायरेक्शन में? ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिधर तरंग जा रही है उसी की दिशा में क्या करेंगे ये लोग? वाइब्रेट करेंगे। यानी कि जो तरंग संचरण की दिशा है उसी दिशा में क्या करेंगे? कंपन। तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य कहलाएंगे। और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में माध्यम के कर्ण क्या करेंगे? कंपन करेंगे, तो अनुप्रस्थ कहलाएंगे। सिंपल सा डिफिनीशन रहा। अब मैं लिखूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल पे हमारे उपलब्ध है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ग्राफ वगैरह सब बनाया हुआ है। ठीक, वैसे मैंने बोल ही दिया है, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं सुन के। अब मैंने दूसरा जो चीज़ था इसमें, यानी कि अनुप्रस्थ में यानी ट्रांसवर्स वेव्स में हम अगर देखने जाएंगे तो इसका जो प्रोपगेशन होता है वो तो होता है सॉलिड्स में, यानी कि जो ठोस होंगे उनमें, और एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, कि जो आपकी जो द्रव है उसकी सतह पर, ठीक है, पानी वगैरह है उसके सतह पर इसका प्रोपगेशन होगा। इसका प्रोपगेशन कहाँ होगा भाई? तो भाई किसी भी मीडियम में होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये प्रोपगेट करेंगी, संचरण करेंगी। ठीक, अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हो जाता है ट्रांसवर्स के बारे में, कि इसको पोलराइज किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है। ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है, इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता, इसका ध्रुवण नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और, जब ये तरंगें चलती हैं तो जो मीडियम होगा उसके डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब माध्यम के घनत्व पर अनुप्रस्थ तरंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अनुदैर्ध्य की जब बात करेंगे तो जब ये चलती हैं, ये प्रोपगेट होती हैं, तो जो मीडियम होता है उसके घनत्व पर, उसके डेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है। और कैसे पड़ता है अगर मैं आपको बताऊं तो, जैसे कि आप एक स्प्रिंग लीजिए, तो स्प्रिंग जैसे ही आप खींच के छोड़ते हैं ना, तो ये देखिए मैं बता रहा हूं, ठीक, यहां से लेकर यहां तक, और फिर ये देखिए ये वाला एरिया, ये जो होता है ये विरलन का होता है, यानी कि रेयरफेक्शन का। यहां पे घनत्व कम रहता है, और ये जो आपका कंप्रेशन का एरिया है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग संपीड़न। तो ये जो संपीड़न है, यहां पे डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। तो घनत्व कम और ज्यादा हो रहा है, तो जो भी मीडियम है उसके घनत्व पे प्रभाव कौन डालता है? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। और इसमें घनत्व माध्यम के घनत्व पे कोई प्रभाव डालती हैं क्या? बिल्कुल नहीं डालती हैं। तो इतना ही बेसिक डिफरेंस है और आपको ये चीजें याद रखना है। ट्रांसवर्स वेव्स में ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ की तरह व्यवहार करती हैं। अब हम लोग एक चीज और इसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। कुछ थोड़ी एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको कि किस माध्यम में कौन सी तरंग किस तरीके का व्यवहार करेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं मीडियम, भाई माध्यम है, और मैकेनिकल वेव्स, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि मेरा भी समय बचे, ठीक है, यांत्रिक तरंगे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल रहेगा गैस। तो गैस में कौन सी तरंग आपको देखने मिलेगी? तो जब हमने पढ़ा था तो अनुप्रस्थ में कहीं भी मैंने गैस का नाम नहीं लिया था, यानी कि जैसे ही आप बात की जाएगी कि भाई गैस है तो गैस में कौन सी तरंग होगी, तो सब लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे पाई जाएंगी? यानी प्रोपगेशन किस गैस में किसका होगा? अनुदैर्ध्य तरंग का। गैस के बाद चलते हैं हम लोग लिक्विड्स में। भाई इन लिक्विड्स बात कर रहा हूं मैं, द्रवों में। तो द्रव में कौन सा होगा भाई? सिंपल, अनुदैर्ध्य, यानी फिर से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे। थर्ड आ जाएगा सरफेस ऑफ लिक्विड। भाई लिक्विड के अंदर और लिक्विड की सतह अलग अलग है, वहां पे दोनों में सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि जो द्रव है उसकी सतह पर, द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर कौन सा होगा? तो द्रव की सतह पर मैंने आपको बताया था
भाई देखिए लॉन्गिट्यूडनल तो होगा ही, साथ ही साथ एक चीज और मैंने ट्रांसवर्स में बताई थी कि ये और कहां कहां मूव करती हैं, मतलब कि अनुदैर्घ्य तो होगा ही, साथ ही साथ आपका कौन होगा इसमें, अनुप्रस्थ तरंगे भी होंगी, यानी कि गमन करेंगी। ठीक, इसको याद रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का डील हो जाएगा इजीली। चौथा है आपका सॉलिड, यानी कि ठोस। ठोस में कौन सी तरंगे गमन कर सकती हैं, तो ठोस में जाहिर सी बात है, मैंने आपको दोनों में बताया है, तो दोनों में बताया मतलब कि बोथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड आपका कौन सा आ जाएगा, ट्रांसवर्स, की अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे ठोसों में क्या करेंगी, प्रोपगेट करेंगी, गमन करेंगी, प्रोड्यूस होंगी, जो कुछ भी कह लीजिए। पांचवा जो हमारा मीडियम है वो है वैक्यूम, यानी कि निर्वात, या इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री स्पेस, ठीक है, या इसी को बोलते हैं शून्य। ठीक, तो जो वैक्यूम है यहां पे कौन सी होगी, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे केवल अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं यांत्रिक तरंगों की। और चूंकि यांत्रिक तरंगों की खासियत है कि वो निर्वात में गमन नहीं करती, यानी कि नो प्रोपगेशन, यानी कि नो मैकेनिकल वेव्स, कोई भी यांत्रिक तरंग वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं जा रहे हैं कि कुछ डिफिनीशंस हैं जो वेब से रिलेटेड हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इसको स्मॉल ए या कैपिटल ए से भी कहीं कहीं दर्शाते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, फेज 1 फेज 2। ठीक है, और अगर ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ये पॉइंट हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य। जो भी कोई रहेगा तरंग, उसका तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। मैं अब ये ट्रांसवर्स के लिए बना रहा हूँ टाइम, ये टाइम रहेगा यानी कि समय, और ये रहेगा आपका वेव, जैसा भी मूवमेंट करेगी, वेव डिस्प्लेसमेंट, यानी जो तरंग है उसका विस्थापन और समय के बीच में मैं क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। और ये अनुप्रस्थ के लिए है, क्योंकि श्रृंग और गर्त अनुप्रस्थ में बनते हैं, संपीड़न और विरलन किस में पाए जाते हैं, अनुदैर्घ्य में। ठीक है, उनको कुछ और बोलते हैं वहाँ पे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बोलते हैं। श्रृंग को बोलते हैं हम क्रेस्ट, और जो आपका ये है, इस पॉइंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गर्त, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे श्रृंग, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट। और गर्त को बोलते हैं ट्रॉ, TROUGH। ठीक है, तो श्रृंग और गर्त, तो दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है वेवलेंथ होती है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, जो उस वेव का होगा वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, आयाम। तो इस तरीके से छोटे मोटे डिफिनेशंस हैं, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, 4-5 इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है। बड़ी जल्दी इसको कवर करवाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, एक एक 2-2 लाइन का डिफिनेशन रहेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो पहला है हमारा एम्पलीट्यूड, आयाम किसको बोलेंगे, तो मैंने जो वेव बनाया था, तो वेव में ये जो अधिकतम माध्य स्थिति के ऊपर, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन है ये, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो नजर आ रहा है आपको, इसी को हम लोग स्मॉल ए या कैपिटल ए से दर्शाते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसको आप लिख सकते हैं कि माध्य स्थिति, माध्य स्थिति से किसी एक ओर, ऊपर या नीचे, ये भी आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ऊपर या नीचे जो भी अधिकतम विस्थापन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं उस तरंग का। ठीक, तो इसको ए से दर्शाते हैं। ऐसा यूनिट अगर बात की जाए कि ऐसा इकाई क्या होगी, तो जाहिर सी बात है, विस्थापन है तो विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर। ठीक, तो सिंपल से इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मीटर। बात करेंगे एम्पलीट्यूड, एक हो गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा होता है हमारा टाइम पीरियड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त काल। आवर्त काल की परिभाषा क्या होगी, तो आवर्त काल एक्चुअल में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा
एक पूरा कंप्लीट क्या करने के लिए आपका पूरा जो वेव है, वो जो पूरा एक कंप्लीट वेव, सॉरी, आप पूरे कंप्लीट वेव बनने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। मतलब तरंग जो है वो किसी कोई कण है जो पार्टिकल है वो पूरा एक कंपन कर ले, पूरा एक क्या करे, कंपन कर ले, और उस कंपन को करने में उसे जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा आवर्तकाल। ठीक है, और आवर्तकाल को हम लोग दर्शाएंगे टी से। ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा सेकेंड। मैं अगर ग्राफ बना के अगर आपको उसको समझाना चाहूँ तो भाई ये एक पार्टिकल है, ऊपर गया नीचे गया, तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोई पार्टिकल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एक करने में जो समय लगेगा इसको वो क्या कहलाएगा, इसका आवर्तकाल, टाइम पीरियड। अब थर्ड जो है आपका वो है आपका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, तो आप समझेंगे इसको बड़े अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसमें और टाइम पीरियड में रिलेशन है तो वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी के बारे में डिफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स या और ऑसिलेशन यानी कि दोलन भी बोल सकते हैं आप लोग, प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना वेव बनाता है या कितने बार दोलन करता है कोई एक कण। मान लेता हूं कि 1 सेकेंड में वो 1, 2 और आगे 3, दिख रहा है आप लोग को। तो 1 सेकेंड में उसने कितना किया, 3 चक्कर लगाए, 1 सेकेंड में 3, तो वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। यानी कि एक कण 1 सेकेंड में जितने कंपन पूर्ण करता है या जितने दोलन पूर्ण करता है वो उस तरंग की आवृत्ति होगी कि वो 1 सेकेंड में कितने कर सकता है। तो यहाँ पे 3 है, और अगर इसको कम कर दूं तो ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2। तो इस तरीके से इसकी आवृत्ति का आप बता पाएंगे। आवृत्ति के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका ऐसा ही यूनिट, मतलब कि ऐसा ही मात्रक इसका जो होगा वो होता है हर्ट्ज। ठीक, आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल के रेसिप्रोकल होती है, कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, या आवर्तकाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/आवृत्ति के, या फिर अच्छा ये जो साइन है ये न्यू का साइन है, न्यू। ठीक है, न्यू बोलते हैं इसको। अच्छा, न्यू इंटू टी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 हो जाएगा। भाई ये डिफिनेशन बना, ये परिभाषा इससे फिर ये आपका आ गया, न्यू टी इज इक्वल्स टू 1, इन दोनों का रिलेशन है। अगला जो डिफिनेशन है वो है वेवलेंथ का, तरंग धैर्य का। तो मैं आपको बता दूं तरंग धैर्य के बारे में, सिंपल एम्पलीट्यूड के जैसे इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होगा। ठीक, तो वेवलेंथ बता रहा हूँ। देखो, कंपन करने वाले जो भी कण हैं, मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं जो ऑसिलेट हो रहे हैं या वाइब्रेट हो रहे हैं, तो एक आवर्त काल में, मतलब कि एक समय में उनके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, आप समझिए एक निश्चित आवर्त काल में उनके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी, जो कंपन करने वाले कण हैं, वही क्या कहलाएगा, उसका तरंग धैर्य। ठीक है, तरंग चलने वाला कौन, कण। ठीक है, समय में जितना दूरी तय कर ले वो दूरी ही क्या कहलाता है, तरंग धैर्य। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई, मीटर। ठीक, या इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम कि 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग धैर्य कहलाती है, या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग धैर्य कहलाती है। यानी कि 2 सक्सेसिव क्रेस्ट, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट, अदरवाइज डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव ट्रॉ, 2 क्रमागत गर्त या 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है, तरंग धैर्य कहलाती है। तो बड़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉ इज नोन एज वेवलेंथ। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, मीटर। तो ये हमारा, और डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक, तो ये था हमारा वेवलेंथ का डिफिनीशन। अब इसके बाद जो है तरंग चाल या वेव स्पीड भी बोल लीजिए इसको आप लोग। तो तरंग चाल, जाहिर सी बात है, हमने आप वेवलेंथ के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइम पीरियड के बारे में पढ़ लिया। चाल जो होता है, हमेशा चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। स्पीड इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमारे पास यहाँ जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य बटे समय। तो चाल होगी, तरंग चाल होगी 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहेंगे, तरंग चाल कहेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड ऑफ दैट वेव। इजी, एकदम इजी डिफिनीशन है इसको। ये व्यू नहीं है, ये वी है, न्यू नहीं है, ये वी है। वी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। अब एक चीज और बताइए कि 1 अपॉन जो टी है वो किसके बराबर होता है, न्यू के। तो मैं 1 अपॉन टी यहां आपको नजर आ रहा होगा, या मैं तोड़ के लिख दूं, तो v इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। और जो चूंकि ये व्यू है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से तरंग चाल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इस तरीके कुछ टर्म्स थे और वेव से रिलेटेड, वो हम कवर कर चुके हैं। अब इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे, और मोस्टली प्रॉब्लम्स के वीडियो को हम लोग लास्ट में ही देखेंगे। बट इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा साउंड, और साउंड थोड़ा ब्रॉड है क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो ध्वनि है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।